हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रमोद कुमार आप सभी का डॉक्टर MK इंस्टीट्यूट मधेपुरा में स्वागत है। इस इंस्टीट्यूट में आपके लिए क्या क्या चीज की तैयारी की जाती है? IAS, PCS, BPSC, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना रेलवे है, SSC है, सिपाही, दरोगा, GD, जनरल ड्यूटी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबकी तैयारी कराई जाती है। उसके साथ साथ BPSC, PT में 70वीं 71वीं बिहार दरोगा सिपाही सरकारी शिक्षक यानी BPSC शिक्षक की भी तैयारी की जाती है। STET, CTET, SSC और यहाँ पर और भी मेडिकल इंजीनियरिंग, JEE और बोर्ड मैट्रिक इंटर की भी तैयारी कराई जाती है। ISC का ऑफर फी है मात्र 1499। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ये इसका ये वेबसाइट नंबर है www.mkieduc.com और ये आपका इसका पता है नियर बॉबी नर्सरी ब्लॉक से पश्चिम DRC गेट के सामने वार्ड नंबर 1 मधेपुरा। और इनका फोन नंबर है 8051381672। दूसरा नंबर है 9693567208। तो यहाँ कोचिंग का भी हॉस्टल, लाइब्रेरी सभी की फैसिलिटी है। तो एक बार आप इस संस्थान को विजिट कीजिए। मैं रमोद कुमार आप लोग के सामने BPSC का जितना प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो मैं कराने जा रहा हूं। कल मैं पहला सेट कराया था 15 क्वेश्चन, आज मैं सेट नंबर 2 पर डे ये 20 क्वेश्चन चलेगा। क्लियर? चलिए तो आगे अब बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ये विषाणु, वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। और वायरस जो है कोशिका सिद्धांत वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। कोशिका सिद्धांत का मतलब होता है कि सभी जीव एक कोशिका के बने होते हैं, चाहे एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव एक कोशिका के, बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि किस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, तो वायरस पर। और वायरस को क्या बोलते हैं? सजीव एवं निर्जीव। सजीव एवं निर्जीव की कड़ी क्या कहेंगे? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। यह सजीव भी है और यह निर्जीव भी है। ठीक है, अब देखो लाइकेन क्या होता है? तो ये शैवाल एवं कवक के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। अब आपको पता है कि शैवाल में क्लोरोफिल होता है। शैवाल अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कवक के शरीर पर शैवाल ग्रो करता है। ये सहजीवी संबंध है। और कवक जो है शैवाल को रहने के लिए जगह देता है, अब बदले में शैवाल उसको फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण करता है। तो दोनों को फायदा हो गया। कवक रहने के लिए जगह दे दिया और शैवाल भोजन दे दिया। और दोनों के लिए के सम्मिलित रूप को लाइकेन बोलते हैं। और लाइकेन वैसे स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होता है। तो लाइकेन को क्या बोलते हैं? जैव सूचक। क्या बोलेंगे? जैव सूचक। पूछता है एग्जाम में कि जैव सूचक किसको कहते हैं? तो लाइकेन। ठीक है, अब ये देखो जीवाणु। वायरस का कौन कौन किए? इवानोवस्की। और जीवाणु का खोज किए कौन?
ल्यूवेनहॉक। तो इसलिए एबी ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का पिता। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्लियर? तो किसमें एंजाइम नहीं होता है? तो वायरस विषाणु में। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट 80% से अधिक सेल में पाया जाता है। सेल का मतलब क्या हो गया? कोशिका। क्या हो गया? कोशिका। तो कोशिका में 90% जल पाया जाता था। 80% से अधिक क्या पाया जाता है? जल। अब बाकी 10% भाग में क्या पाए जाएंगे? प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, खनिज लवण, लवण, ये 10% भाग में पाए जाते हैं। और 90% क्या होगा? जल। तो आपका क्वेश्चन है कि 80% से अधिक क्या पाया जाएगा? तो ये जल पाया जाता है। प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चर्बी का मतलब वसा होता है, और 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। खनिज लवण से हमारे शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। एक क्वेश्चन है 39वीं बीपीएससी 1994 में हुआ था, उसका ये सवाल है। क्लियर? नेक्स्ट आइए। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? अब देखो, मानव शरीर, उपकला मतलब इपिथेलियल टिश्यू। क्या मतलब हो गया? उपकला मतलब इपिथेलियम टिश्यू। उपकला ऊतक जो भी होगा शरीर के बाहरी भाग और किसी भी अंग के बाहरी भाग में पाई जाती है। वो चाहे हमारा त्वचा हो, हमारा बाल हो, हमारा फेफड़ा हो, नाक हो, जो भी है, ये बाल, नाक, फेफड़ा, अग्न्याशय सब के बाहरी भाग में पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू। तक क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक सब हो जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू ये शरीर के बाहरी और भीतरी भाग का निर्माण करती है। क्या करेंगी? शरीर के बाहरी और भीतरी भाग का निर्माण करती है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? अब देखो, आम का पौधा और बंदर। तो आम का पौधा हो गया पादप हो गया, और बंदर हो गया जंतु। तो दोनों में क्या पाया जाएगा? कोशिका झिल्ली। क्या पाएंगे? दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल होता है। यह अपने से कुछ पदार्थों को आने जाने देता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों का गमन करता है। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाएगा? पादप कोशिका में। कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक इसका हिंदी होता है, हरित लवक, यह भी पाया जाएगा पादप कोशिका। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? कोशिका भित्ति। इसका आंसर क्या हो गए? कोशिका भित्ति। ठीक है, और यह सेमी परमिएबल होता है, अर्ध पारगम होता है। यह कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब जो कोशिका के अंग हैं उनको यह सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी कोशिकांग को सुरक्षा प्रदान करता है। और यह कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है ये प्रोटीन, प्रोटीन एवं वसा से होता है। क्या होता है? प्रोटीन एवं वसा से होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का जो आनुवांशिकता सिद्धांत होगा
ये किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब हो गया, लैंगिक जनन का मतलब हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि जनन की वैसी क्रिया जिसमें स्पर्म एवं ओवम भाग लेता है। कौन भाग लेता है? स्पर्म और ओवम, यानी शुक्राणु एवं अंडाणु। अंडाणु अंडाणु भाग लेता है, शुक्राणु एवं अंडाणु भाग लेता है। जनन की वैसी क्रिया जिसमें स्पर्म और ओवम भाग लेता है उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो अनुवांशिक का मेडल सिद्धांत किस पर लागू होता है? लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन का मतलब होता है कि जनन की वैसी क्रिया, इसको बोलते ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की वैसी क्रिया जहां पर स्पर्म और ओवम भाग नहीं लेता, शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेता। और लैंगिक जनन में जनन की क्रिया शरीर या शरीर के किसी भाग के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो शरीर या शरीर के किसी भाग के द्वारा होता है, उसको हम कहेंगे अलैंगिक जनन। कायिक जनन, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये पौधों में होता है। किसमें होगा? पौधा में। वह भी एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो जनन की वैसी क्रिया जिसमें जड़ और तना से नए पौधों का विकास किया जाता है। किससे? नए पौधों का विकास किया जाता है, उसको हम कहेंगे अलैंगिक जनन। एक कायिक जनन, जैसे गन्ना, गन्ना के तना काट के लगाते हैं नया पौधा। गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अड़हुल हो गया, सहजन हो गया, मेहंदी हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, परवल हो गया, हल्दी, अदरक, ओल, अरबी, लहसुन, प्याज, आलू, सब के तना काट के लगाते हैं। तो ये पौधा में होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तब मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित होता है। यह 53वीं से 55वीं बीपीएससी का सवाल है। चलिए नेक्स्ट। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आनुवांशिकता शब्द कल भी बताए थे। आनुवांशिकता का मतलब होता है जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण। संचरण का मतलब जाना, तो क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। और जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण और विधियों के कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। किस आधार से जाएगा और कैसे होगा, उसको हम आनुवांशिकी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि विभाजन की वह क्रिया जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। और अर्धसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। कितना? पुत्री कोशिका। शरीर रचना का मतलब होता है एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्राकृतिक के योग बनाता है? अब देखो, केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, हिंदी होगा हरित लवक, इसके पास अपना डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जिसके कारण ये अपने लिए ये दोनों प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। यानी ये कोशिका से भी प्रोटीन लेते हैं और जरूरत पड़ता तो अपने लिए भी प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। अब देखो डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आज दोनों का खोज जो है किनके द्वारा किया गया था, फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिसर मिसर, कहीं कहीं मिसर लिखता है वो गलत है। आरएनए और डीएनए का खोज किया फ्रेडरिक मिसर के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट, डीएनए की खोज किसने की, अभी जस्ट बताए कौन किए थे, डीएनए की 1869 में, कौन, फ्रेडरिक मिसर, और 1868 में आरएनए का खोज फ्रेडरिक मिसर किए, पहले आरएनए बाद में डीएनए। तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वाटसन और क्रिक क्या किए हैं, डीएनए के दुई कुंडलित, डीएनए के दुई 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 कुंडलित रचना। ठीक है, डबल एलिस मेंडल आनुवांशिकता का सिद्धांत, जॉनसन जोहानसन जीन का खोज, हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या किए हैं, जेनेटिक कोड का खोज किए हैं, क्या किए हैं, जेनेटिक कोड का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो आनुवांशिक लक्षण का मतलब इनमें से कौन पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर को लेके जा रहा था, क्या होता है, डीएनए। चला, एक्चुअल में इसका सही आंसर होगा जीन, जीन, लेकिन जीन यहां नहीं है, तो डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो यहाँ जीन नहीं ऑप्शन में, तो हम डीएनए लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं करेंगे, समझ गए। और हार्मोन क्या होता है, प्रोटीन, और एंजाइम भी क्या होता है, प्रोटीन का होता है। क्लियर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी का मतलब हो गया जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी ये क्या हो गया, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, क्या हो गया, कोशिका का अध्ययन। ठीक है, क्लियर। कि आनुवांशिकी में क्या होता है, लक्षण जाएगा। डीएनए को किसने अंतःपात्र, अंतःपात्र मतलब प्रयोगशाला में बनाया, तो आर्थर कोरेनबर्ग ने, किसने बनाया, आर्थर कोरेनबर्ग ने। ठीक है, ये आपको रॉबर्ट हुक क्या किए, कोशिका का खोज किए, कोशिका का खोज। ठीक है, एडवर्ड जेनर पोलियो का टीका, पोलियो सॉरी चेचक का टीका,
चेचक का टीका, जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम जोसेफ लिस्टर। डीएनए को अंतःपात्र में बनाया आर्थर कोरेनबर्ग, रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका जोसेफ लिस्टर, एंटीसेप्टिक क्रीम का खोज किए। क्लियर। डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? तो डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा कब? 1953 ईस्वी में किया गया था। इसके लिए इनको 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या किया गया? 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लियर। मेंडल ओंडल तक कितना बता। कीट संवर्धन क्या है? कीट को विकसित करने का टेक्निक है। संवर्धन का मतलब विकसित करना। तो कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या हो गया? कीट संवर्धन। ठीक है। मछलियों के अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। मछली के अध्ययन को क्या कहेंगे? इक्थियोलॉजी। और जंतुओं के अध्ययन को क्या कहेंगे? जूलॉजी। जूलॉजी जंतु विज्ञान। कीट के मारने का विज्ञान नहीं होता, कीट के अध्ययन का विज्ञान होता है इंटोमोलॉजी। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है। अब देखो चला, ये कार्बनिक कृषि में क्या होता है? तो कार्बनिक कृषि में क्या होगा? तो कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म, अपशिष्ट एवं जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यही आपको क्या हो गया? कार्बनिक कृषि होता है। ठीक है। क्या हो गया? कार्बनिक कृषि। ठीक। निम्न में से जैविक उर्वरक, जैविक उर्वरक का मतलब होता है जो रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो जैविक उर्वरक में ब्लू ग्रीन अलगी, यह क्या करेगा? धान के खेत में पाया जाएगा, धान के खेत में। और यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या करेगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यह भी जैव उर्वरक हो गया। उसके बाद माइकोराइजल फंगी, ये बड़े पौधों के जड़ में रहता है। तब बड़ा पौधा इसको रहने के लिए जगह दे दिया, अब बदले में यह कार्बनिक पदार्थ को पौधा को ये देते रहता है। तो दोनों का फायदा हो गया। तो ये दोनों हो जाएंगे, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे? 1 और 2 जैव उर्वरक के उदाहरण हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग होता है? तो गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक? तो नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन किस में होगा? यूरिया में। यूरिया के बोरा पर देखिएगा लिखा रहता है 40% नेत्रजन मतलब नाइट्रोजन। और यूरिया का सूत्र हो गया NH2CO NH2। क्या हो गया? NH2CO NH2। तांबा, पोटेशियम, लोहा। लोहा कहाँ पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में। हेमोग्लोबिन में, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल, लाल होता है। तांबा कहाँ पाया जाएगा? हेमोसाइनिन में। हेमोसाइनिन। और इसके कारण मोलस्का जो है, मोलस्का फाइलम होता है, जिसके अंतर्गत घोंगा, सीप, शंख, ऑक्टोपस आते हैं, उनमें वो पाया जाता है, जिसके कारण उनका रंग क्या होता है? नीला, नीला होता है। ठीक है। पोटेशियम भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होता है। अब देखो, कीटनाशी का उपयोग करेंगे तो किसको फायदा होगा? तो हमारे स्वास्थ्य को फायदा नहीं होगा, बहुत सारे रोग उत्पन्न होंगे कीटनाशी से। गृह घर का तो फायदा नहीं होगा, सड़क को फायदा नहीं होगा,
अर्थनीति, अर्थनीति का मतलब इकोनॉमिकली फायदा होगा, वो बिकेगा तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, या जो बेचेंगे उनको फायदा होगा। ठीक है, ये हमको लगता है ये इकोनॉमी का सवाल है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते, देखिए ये नाक का ऊपरी भाग, कान का बाहरी आवरण, ये क्या होता है, ये मुलायम होता है। ये क्या होता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, ये मुलायम होता है और इनको मोड़ा जा सकता है। ठीक है, भाटी कार्पल्स, ये हाथ में यहाँ पर कलाई में होता है कार्पल्स, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। तो उपास्थि को क्या करते हैं, मोड़ा जा सकता है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से देखिएगा, कौन सा कथन गलत है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में एक गलत कथन कौन सा है? ठीक है, अब मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये गलत है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी मोटी होती है, सही है। तो ये दोनों सही है, ये गलत है। ये हड्डी को धक्का नहीं देती, ये जीवों के गति में सहायक होती है, धक्का नहीं देती। इसमें संकुचन और शिथिलन होता है, जिसके कारण जीवों में क्या होता है, गति होता है। ठीक है, मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन कौन है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है संकुचनशील प्रोटीन, जिसके कारण जीवों में गति होता है और जीव क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण क्या होता है, मांसपेशियां दर्द करने लगती है, वहां अनॉक्सी शोषण शुरू हो जाता है, जिसके चलते मांसपेशी क्या होता है, दर्द करने लगता है। जब आप ज्यादा चलते हो या कभी दौड़ने का आदत नहीं है और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ गई, तो जैसे ट्रेन आ गई जब आप दौड़ना शुरू करते हो, आदत तो है नहीं, उस समय तो जोश में दौड़ लिए, बाद में मालूम हो गया कि वहां पर तो अनॉक्सी शोषण हो गया, और अनॉक्सी शोषण में क्या हो गया, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो गया, जिससे बाद में दर्द करने लगता। क्लियर? तो मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और डॉक्टर MK इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।